दोस्तों, आज की कहानी है हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नाम की। 60 और 80 के दशक में हीरोइनें अगर सुपरस्टार को मना करती थी तो ये सिनेमा जगत में सबसे बड़ी खबर बनती थी। ये ना सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये करोड़ों की डीलों को तोड़ने, निजी रिश्ते को खत्म करने और मीडिया में तूफान लाने जैसा था। हम 16 ऐसी मिस्ड कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे जहां हीरोइनें पैसा, रोल की गहराई, सम्मान या अपने उसूलों को बचाने के लिए अड़ गई थी। मीना कुमारी और राज कपूर, ये वो जोड़ी है जिसका नाम लेते ही फिल्म इतिहासकार सोचने लगते हैं। ये सच है कि दोनों ने 1957 में फिल्म शारदा में साथ काम किया और ये फिल्म सफल भी रही। ये फिल्म ABM प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी थी, न कि राज कपूर के अपने बैनर RK फिल्म्स के तहत। शारदा एक ऐसी पारंपरिक और सामाजिक भावनात्मक कहानी थी जहां दोनों कलाकारों ने एक गंभीर भूमिका निभाई थी, जो दोनों के 50 के दशक के एक्टिंग स्टाइल के अनुकूल थी। लेकिन असली सवाल ये है कि शारदा के बाद राज कपूर ने अपने सबसे बड़े बैनर RK फिल्म्स की फिल्मों के लिए मीना कुमारी को नियमित रूप से क्यों नहीं चुना। असली टकराव RK बैनर के तहत हुआ। राज कपूर की अपनी फिल्मों में हीरोइनें आदर्श और मासूमियत की प्रतीक थी, जो आवारा या श्री 420 के उनके ट्रम्प किरदार को पूरक करती थी। मीना कुमारी 60 के दशक तक ट्रेजेडी क्वीन बन चुकी थी। उनके किरदारों में दर्द, जटिलता और गहराई थी। उन्हें लगा कि राज कपूर की फिल्मों में हीरोइन का रोल सिर्फ ग्लैमरस सहायक होता है, जो उनके किरदार की गहराई को मार देता है। समीक्षकों ने उस समय ये तर्क दिया था कि राज कपूर को अपनी हीरोइन की इमेज बदलनी पड़ती। उन्हें अपनी हीरोइन को भी नायक जितना गहन बनाना पड़ता और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। मीना कुमारी ने अपनी ट्रेजेडी को राज कपूर की मासूमियत पर हावी होने से बचाया और यही वजह है कि शारदा के बाद RK फिल्म्स में ये जोड़ी कभी नहीं दिखी। मीना कुमारी के मना करने के बाद राज कपूर ने अपनी फिल्मों में अक्सर कम स्थापित नायिकाओं को मौका दिया, जिन्हें वो अपनी शर्तों पर ढाल सके। करते हैं देव आनंद और माला सिन्हा की जोड़ी की। ये सच है कि माला सिन्हा और देव आनंद ने 60 के दशक की शुरुआत में कई सफल फिल्में दी, जिनमें माया और लव मैरिज जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री को खूब सराहा गया था। लेकिन असली सवाल ये है कि जब देव आनंद का बैनर नवकेतन फिल्म्स 60 के दशक के मध्य में अपने सबसे बड़े स्टाइलिश प्रोजेक्ट्स जैसे गाइड और ज्वेल थीफ बना रहा था, तब माला सिन्हा उनकी मुख्य नायिका क्यों नहीं बनी। 60 के दशक के मध्य तक माला सिन्हा को सामाजिक और गंभीर किरदारों के लिए जाना जाता था, जैसे उनके फिल्म ढूल का फूल, बहुरानी, और देव आनंद को अपनी नवकेतन फिल्मों के लिए आधुनिक, बिंदास और हल्के फुल्के किरदार चाहिए थे, जो उनकी शहरी कूल इमेज से मैच करे। उन्होंने वहीदा रहमान, आशा पारेख और बाद में जीनत अमान जैसी अभिनेत्रियों को प्राथमिकता दी। माला सिन्हा को लगा कि देव आनंद की फिल्में अब हीरो केंद्रित होती जा रही है और नायिका को सिर्फ गाने और ग्लैमर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो ग्लैमरस सहायक बनने के बजाय सशक्त नायिका बनी रही। समीक्षकों ने कहा था कि माला सिन्हा की गंभीर एक्टिंग देव आनंद की केयर फ्री इमेज पर हावी हो सकती थी और इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने ब्रांड को बचाने के लिए उनसे दूरी बनाए रखी। माला सिन्हा को एक नवकेतन फिल्म में गाना गाने और विदेश घूमने वाले रोल के लिए अप्रोच किया गया था। माला सिन्हा ने साफ कहा कि वो अपनी एक्टिंग को सिर्फ विदेशी लोकेशन पर बर्बाद नहीं करेगी। माला सिन्हा ने उस समय अपनी फीस 4 लाख रुपए तय की थी, जिसे नवकेतन की प्रोडक्शन टीम कम करवाना चाहती थी, लेकिन माला सिन्हा नहीं मानी। अब बात करते हैं अशोक कुमार और नूतन की जोड़ी की। नूतन का सिद्धांत था कि हीरोइन का किरदार हीरो से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अशोक कुमार के प्रोडक्शंस अक्सर छोटे बजट के होते थे। नूतन जानती थी कि छोटे बजट की फिल्मों में हीरोइन के रोल पर कटौती सबसे पहले होती है। उन्होंने ऐसे रिस्क से दूरी बनाए रखी। नूतन को सेट पर शोर शराबा और देर से आना नापसंद था, जो अशोक कुमार के प्रोडक्शन में आम था। सुनील दत्त और मीना कुमारी की बात करते हैं।
मीना कुमारी ने सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस को इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें लगा कि फीस के पेमेंट में देरी हो रही है। यह विवाद केवल पैसों का नहीं था, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट शेड्यूल का था। मीना कुमारी ने यह साफ कर दिया कि वो टाइम पर पेमेंट न मिलने पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यह उस दौर में एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। अब बात करते हैं दिलीप कुमार और वहीदा रहमान की जोड़ी की। दिलीप कुमार और वहीदा रहमान ने राम और श्याम जैसी सफल फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन इस जोड़ी की केमिस्ट्री अन्य हीरोज जैसे देव आनंद या गुरुदत्त के साथ वहीदा जी की केमिस्ट्री जितनी सहज नहीं बन पाई। वहीदा रहमान ने खुद ये स्वीकार किया है कि वो दिलीप कुमार की इतनी बड़ी प्रशंसक थी कि उनके सामने अभिनय करते समय बेहद असहज और घबराया हुआ महसूस करती थी। ये डर उनके अभिनय पर हावी हो जाता था। दिलीप कुमार ने एक बार उनकी एक्टिंग पर कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, जिसे वहीदा जी ने अपने आत्मविश्वास पर व्यक्तिगत चोट की तरह लिया। इस डर और असहजता के कारण उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को इसलिए ठुकरा दिया ताकि उन्हें उस तनावपूर्ण माहौल में काम न करना पड़े। वहीदा रहमान ने फैसला किया कि अपनी कला की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उन्हें ऐसे साथी से दूरी बनानी होगी जिसके सामने वो सहज महसूस न करती हो। कुमार ने अपनी फिल्मों में तब वैजंती माला जैसी हीरोइनों को लिया जो उनके गहन स्टाइल को झेल सकती थी। बात करते हैं राज कपूर और वैजंती माला की। संगम के बाद वैजंती माला ने मेरा नाम जोकर को निजी कारणों से मना किया। वैजंती माला ने इस इनकार से ये साफ किया कि उनका रिश्ता केवल व्यावसायिक था। ये राज कपूर के लिए एक बहुत बड़ी भावनात्मक क्षति थी, क्योंकि वो अपनी हीरोइनों से निजी जुड़ाव की उम्मीद करते थे। प्रेस ने इसे प्यार बनाम करियर का क्लासिक टकराव बताया, जहाँ वैजंती माला ने अपने करियर को प्राथमिकता दी। बात करते हैं नूतन और शम्मी कपूर की जोड़ी की। ये सही है कि नूतन और शम्मी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत में पेइंग गेस्ट और बाद में लास्ट साहब जैसी फिल्मों में साथ काम किया और उनकी केमिस्ट्री को सराहा भी गया। लेकिन 60 के दशक के मध्य में जब शम्मी कपूर जंगली, कश्मीर की कली जैसे अपने सबसे बड़े हाई एनर्जी यूथफुल प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, तब नूतन उनकी नियमित हीरोइन नहीं बनी। शम्मी कपूर की फिल्में तेज, मज़ेदार और नाच गाना केंद्रित थी। नूतन ने शादी के बाद जानबूझकर ऐसे गंभीर, महिला केंद्रित किरदार चुने जहां उन्हें अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका मिले, जैसे बंदिनी, सुजाता। नूतन को लगा कि शम्मी कपूर की फिल्मों में हीरोइन सिर्फ ग्लैमरस साथी बनकर रह जाएगी। नूतन सेट पर सबसे अनुशासित एक्ट्रेस थी। वो समय की बर्बादी पसंद नहीं करती थी। शम्मी कपूर का सेट माहौल अक्सर मस्ती भरा और अव्यवस्थित होता था, जिसमें देरी आम बात थी। नूतन ने अपनी एक्टिंग और व्यक्तिगत अनुशासन को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह के माहौल से दूरी बनाए रखी। नूतन ने उन निर्देशकों के साथ काम करने को प्राथमिकता दी जो महिला किरदारों को गंभीरता से लेते, बजाय इसके कि वो उस हीरो के साथ काम करे जो केवल जंपिंग जैक की इमेज में व्यस्त हो। अब बात करते हैं देव आनंद और नरगिस की जोड़ी। 50 के दशक में नरगिस राज कपूर के साथ एक अनौपचारिक कॉन्ट्रैक्ट में थी। देव आनंद के साथ काम करने का मतलब था इस वफादारी को तोड़ना। नरगिस ने अपनी एक ही टीम पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे देव आनंद ने बाद में अपनी जोड़ी वहीदा रहमान या कल्पना कार्तिक जैसी नई नायिकाओं के साथ बनाई। अब बात करते हैं राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी की। शर्मिला टैगोर को यह अपमान लगा कि हीरोइन को सिर्फ गाना रिकॉर्डिंग के लिए सेट पर बुलाया जाता था, जबकि हीरो अपनी मर्जी से आता था। शर्मिला टैगोर ने खुद को काका के स्टारडम की छाव से मुक्त करने के लिए जानबूझकर अलग फिल्में साइन की। अब बात करते हैं अशोक कुमार और मधुबाला की जोड़ी की। मधुबाला ने दिलीप कुमार और राज कपूर के व्यावसायिक स्टारडम को चुना। मधुबाला का यह फैसला पूरी तरह से मार्केट वैल्यू पर आधारित था। उन्होंने उन नायकों के साथ काम करने को प्राथमिकता दी जिनकी फिल्में उन्हें सबसे ज़्यादा मुनाफी देगी। बात करते हैं गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी की। निजी रिश्ते टूटने के बाद वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के बैनर्स से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने गुरुदत्त के अंतिम काम को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया।
वहीदा रहमान ने पेशेवर रूप से आगे बढ़ने के लिए इस मुश्किल रिश्ते को काटा। अब बात करते हैं दिलीप कुमार और नूतन की जोड़ी की। नूतन को लगा कि दिलीप कुमार के सामने हीरोइनें घबरा जाती थी। नूतन ने तय किया कि वो किसी भी हीरो के सामने दबाव महसूस नहीं करेगी। वो ऐसी फिल्मों से दूर रहेगी जहां हीरो की उपस्थिति हीरोइन को कमज़ोर कर देती है। सच ये है कि दिलीप कुमार और नूतन ने 80 के दशक में कर्मा जैसी सफल फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन यह फिल्म उनके करियर के शिखर पर नहीं बनी थी। 50 और 60 के दशक में जब दोनों शीर्ष पर थे, नूतन ने दिलीप कुमार के साथ नियमित काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि दिलीप कुमार की एक्टिंग इतनी गहन होती थी कि उनके सामने हीरोइनें घबरा जाती थी। नूतन अपनी सहज एक्टिंग को इस दबाव में नहीं लाना चाहती थी। ये उनकी स्वयं की कला को बचाने का फैसला था। अब बात करते हैं देव आनंद और मीना कुमारी की जोड़ी की। मीना कुमारी अपने निजी संघर्षों के कारण देव आनंद के खुशहाल और मॉडर्न किरदारों से दूरी रही। मीना कुमारी ने जानबूझकर ट्रेजेडी वाले रोल चुने जो देव आनंद के रोमांस और एडवेंचर वाले जॉनर से मेल नहीं खाते थे। अब बात करते हैं मनोज कुमार और सायरा बानो की जोड़ी की। ये तथ्य है कि मनोज कुमार और सायरा बानो ने पूरब और पश्चिम जैसी सफल फिल्म में साथ काम किया। ये इस फिल्म में सायरा बानो को एक मॉडर्न वेस्टर्न लड़की का किरदार निभाया था जो बाद में भारतीय संस्कृति को अपनाती है, जो उनके वास्तविक ग्लैमरस ब्रांड के अनुकूल था। लेकिन असली टकराव और दूरी तब आई जब विवाद का मुख्य कारण पूरब और पश्चिम के बाद मनोज कुमार अपनी फिल्मों में नायिका को ग्लैमरस भूमिकाओं से हटाकर पूरी तरह पारंपरिक, त्याग और बलिदान वाली भूमिकाओं में देखना चाहते थे। सायरा बानो अपनी ग्लैमरस और स्टाइलिश इमेज को तोड़ना नहीं चाहती थी। उन्हें लगा कि मनोज कुमार की भारत कुमार फिल्मों में नायिका का रोल उनके ब्रांड को नुकसान पहुंचा सकता है। सायरा बानो ने मनोज कुमार की कुछ अन्य देशभक्ति फिल्मों के रोल के लिए इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके लिए अभिनय की गुंजाइश कम थी और उन्हें बहुत ज़्यादा सादगी दिखानी पड़ती, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। ये कहानियाँ इतिहास का वो हिस्सा है जो बताता है कि हीरोइनें सिर्फ सजावटी सामान नहीं थी। उन्होंने फीस की लड़ाई, सम्मान का झगड़ा और रोल की गुणवत्ता को लेकर किसी भी सुपरस्टार को नहीं बख्शा। ये वो अनसुना किस्सा है जहां नायिकाओं ने अपनी व्यक्तिगत शर्तों पर राज किया और अलिखित नियमों को तोड़ा। आपके हिसाब से वो कौन सी जोड़ी थी जो अगर बन जाती तो बॉलीवुड का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता?